नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम की। ईरान इजराइल में युद्ध रुकने से पूरे पश्चिमी एशिया ने राहत की सांस ली है, क्योंकि ये लड़ाई लगातार फैलती जा रही थी। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की भीषण लड़ाई के बाद युद्ध विराम हुआ है। इस संघर्ष की शुरुआत 13 जून की सुबह हुई थी, जब इजरायली सेना ने ईरान में हवाई हमला कर दिया था। इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की बात कहते हुए भारी बमबारी की थी। इसके बाद ईरान ने भी इजरायल पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। इजरायल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद 22 जून को इस लड़ाई में अमेरिका की एंट्री हुई। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए और उन्हें ध्वस्त कर दिया। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दाग दी। इससे लड़ाई का पूरे पश्चिमी एशिया में फैलने का अंदेशा पैदा हो गया था। लेकिन अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम पर सहमति हो गई है, और कुछ घंटों बाद ईरान और इजरायल ने युद्ध विराम पर सहमति जताई। लेकिन कई सवाल खड़े हो गए। मसलन, ईरान और इजरायल की यह जंग आखिर कैसे रुकी? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका रही? क्या कतर की मध्यस्थता युद्ध विराम में महत्वपूर्ण साबित हुई? और सबसे अहम, क्या यह युद्ध विराम आगे टिक पाएगा? इसका क्या असर होगा पश्चिमी एशिया पर और दुनिया पर? इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व राजदूत डीपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीपी श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है सनसेट टीवी पर। डीपी श्रीवास्तव जी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में भारत के राजदूत रह चुके हैं, साथ ही विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में एक प्रतिष्ठित फेलो हैं। और साथ में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर स्वाति राव जी हमारे साथ, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं और एसोसिएट डीन हैं ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। आपका स्वागत है डॉक्टर स्वाति जी सनसेट टीवी पर। लेकिन शुरुआत श्रीवास्तव जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर दुनिया चिंतित थी, ईरान इजराइल और उसके बाद अमेरिका की युद्ध में एंट्री, अचानक युद्ध रुक गया, युद्ध विराम हो गया। इसके पीछे आप क्या देखते हैं? क्या इसके पीछे कारण है? क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई? धन्यवाद साहब जी। ये युद्ध विराम है, ये शांति समझौता नहीं है जी। और स्थिति अभी भी नाजुक है। ये युद्ध विराम कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? जी। एक तो राष्ट्रपति ट्रंप का बयान है कि उनकी मध्यस्थता से ये हुआ, उन्होंने ईरान और इजराइल दोनों को इसके लिए धन्यवाद किया। जी। दूसरा, आपने एक और पहलू और उठाया कि क्या कतर ने कोई भूमिका निभाई है। जी। मैं एक तीसरी बात कहना चाहूंगा जी। कि क्या इसका ईरान का जो उन्होंने आखिर में मिसाइल लागे यूएस बेसिस पे, उससे कोई संबंध है? क्योंकि अगर आप राष्ट्रपति ट्रंप के स्टेटमेंट की बात देखें तो यूएस जो था, अमेरिका, वो खुद इस लड़ाई में शरीक हो गया था। जी। जो इस खुद लड़ाई में शरीक है, वो मध्यस्थता कैसे कर सकता है? जी। उसकी बात इजराइल तो मान जाएगा, क्योंकि इजराइल के पक्ष में ही अमेरिका ने युद्ध ज्वाइन किया था। जी। लेकिन उसकी बात क्या ईरान ने भी मानी? तो ये बात समझ में कुछ आती नहीं है। जी। दूसरी बात रही कि क्या उनके जो युद्ध के जो उद्देश्य थे वो पूरे हो गए, इस वजह से इजराइल ने युद्ध विराम मान लिया? ये भी कहना मुश्किल है। जी। क्योंकि अब जहां तक खबरें आ रही हैं कि उनका जो ईरान का आणविक प्रोग्राम है उसमें कुछ शायद देर हो जाएगी, मगर उसका विध्वंस नहीं हुआ है। जी। तो तीसरी बात जो आती है दिमाग में वो ये कि साहब, इसके युद्ध के अंतिम चरण में ईरान ने अमेरिका की बेसिस पे मिसाइल अटैक किए। क्या इसकी वजह से
अमेरिका ने युद्ध बंद करने की बात की है। इस चीज को हालांकि हम कह तो नहीं सकते डेफिनेटली इन जी। तीनों में से क्या कारण है, लेकिन हाँ ये भी एक कारण हो सकता है। जी। और जहां तक कतर की बात है, कतर का स्टेटमेंट तो आया है कि उन्होंने कहा है कि वो जो भी ईरान का हमला हुआ था उसके खिलाफ वो कार्यवाही करेंगे। उनकी स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता पे ये एक आक्रमण रहा है। लेकिन इसके साथ ये भी खबर है कि वो शायद ईरान ने उसको पहले उनको बता दिया था। तो ये तो एक एक तरह का नाटक हो गया। जी। जी। और कतर अब अकेले इस समय ईरान की या पहले भी खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल। इसीलिए कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सारी आशंकाएं भी उभर के सामने आ रही हैं। डॉक्टर स्वाति राव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं खास तौर से अमेरिका की भूमिका को लेकर। आजकल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में कहा जाता है कि हर वो शांति वार्ता में कूद पड़ते हैं, दो देशों के बीच युद्ध शुरू भी करवाते हैं, उसमें एंट्री भी लेते हैं, फिर कहते हैं मैंने युद्ध विराम करवा दिया। आप अमेरिका की भूमिका को ईरान इजराइल के मामले में कैसे देखती हैं, और जो कुछ अमेरिका ने ईरान पर किया, जिस तरह के हमले किए और अचानक अमेरिका ने पलटी मारी, ये अमेरिका की कौन सी कूटनीति है, कौन सी चाल है, जी, क्या वजह है? जी। धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए मनोज जी। और देखिए, अमेरिका की जो भूमिका है, अमेरिका इजराइल के साथ है। और डोनाल्ड ट्रंप मतलब एक ऐसे राष्ट्रपति हैं, अगर आप उनके पहले कार्यकाल से देखते हैं, ट्रंप 1.0 एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, और उसके बाद ट्रंप 2.0 में आपको एक कंसिस्टेंसी दिखती है इजराइल पॉलिसी की जहां तक बात आती है। तो इजराइल का एक आयरन क्लैड सपोर्ट है अमेरिका का। ये हो गई एक बात। देखिए, दूसरी चीज क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं, और उस लेगेसी में उनका जो सेंटर पीस है वो ये कि ऑफ कोर्स एक तो ये है ही कि वो टैरिफ इस्तेमाल करते हैं, वो तो अलग चीज है, वो तो इकोनॉमिक रेल्म है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक रेल्म है उसमें वो एक बहुत बड़े डील मेकर की तरह देखे जाना चाहते हैं, और अल्टीमेटली वो नोबेल पीस प्राइज पाना चाहते हैं। तो उनके जो अगर आप वो भी देखेंगे कि जो उनका रेटरिक है सारा, वो रेटरिक यही है कि उन्होंने युद्ध रुकवाए। अब जैसे वो भारत पाकिस्तान का जी। आपने उदाहरण दिया, अब इसमें ना भारत ने इसको कितनी बार और ऑफिशियल चैनल से भी कन्वे किया है कि इसमें थर्ड पार्टी मीडिएशन का कोई सवाल नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसके बावजूद हर जगह इस बात को रिपीट करते रहते हैं। अब कमिंग बैक टू ईरान एंड इसराइल जी। पर्टिकुलरली, क्योंकि बात हम इसके बारे में कर रहे जी हैं। बिल्कुल। देखिए, ईरान और इसराइल के बारे में जहां तक बात करें, बेसिकली ये सारे ऑपरेशन राइजिंग लायन का पर्पस क्या है। ऑपरेशन राइजिंग लायन का पर्पस जो है वो इसलिए अमेरिका की कूटनीति से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले टर्म में अब्राहम अकॉर्ड्स साइन कराए थे। नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट किया था मिडल ईस्ट में, और उसी नॉर्मलाइजेशन के बाद से जो तमाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स आप सुनते हैं, आईमेक है या जो स्ट्रेटेजिक क्वाड्रिलैटरल है, I2U2 जिसमें भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE है, ये सब शुरुआत हो रही थी। और इन सारी चीजों पर एक अचानक एब्रप्ट रुकावट आ गई जब हमास का अटैक हुआ था, और उसके बाद से आपको पता है कि द मिडल ईस्ट हैज बीन अप इन फ्लेम्स। अब ऑपरेशन राइजिंग लायन का पर्पस क्या है? ऑपरेशन राइजिंग लायन का पर्पस ये था कि ईरान, जो कि IAEA की रिपोर्ट के अनुसार अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से कुछ ही दिन या कुछ ही हफ्ते दूर था, उसको रोकना था। क्यों रोकना था? क्योंकि इजराइल को कहीं पे ऐसा लग रहा था, बीबी नेतन्याहू को लग रहा था कि अगर अमेरिका, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप, अगर जल्दीबाजी में और डील मेकिंग का क्रेडिट उनको मिले, इसके वजह से अगर किसी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं ईरान के साथ, क्योंकि JCPOA जो ओरिजिनल था 2015 में, वहां पे केवल 20% एनरिचमेंट था यूरेनियम का उस वक्त पे। वो 20% एनरिचमेंट यूरेनियम का बढ़कर अब तकरीबन 60% पर आ चुका है। ये जो 60% है, टेक्निकली स्पीकिंग ये 60% काफी है एक क्रूड न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। फाइन न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आपको कम से कम 85% से 90% एनरिचमेंट चाहिए, लेकिन इस समय ईरान की ये कैपेबिलिटी है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप, अगर ये सेकेंड जनरेशन JCPOA पर, जो कि अब रोल बैक नहीं किया जा सकता एनरिचमेंट, अगर उसमें हड़बड़ी में साइन करते हैं, तो ये इजराइल की जो स्टैंडिंग पॉलिसी है कि उनको रोकना है, प्रिवेंट करना है ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से, उसमें बाधा आएगी।
इसलिए इजराइल ने एक यूनिलैटरल डिसीजन लिया और उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन लॉन्च किया तो उसका पर्पस ये बताया गया कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज को बॉम्ब करेंगे। न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज ईरान में कई जगह पर हैं। इसमें से जो सबसे जो जो सेंटर में जिसके ऊपर बात होती है वो फोर्दो फैसिलिटी है, जो कि जमीन से कई फीट नीचे है। इस जमीन से कई फीट नीचे की फैसिलिटी को अगर किसी को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए खास किस्म के वेपन और बॉम्ब की जरूरत है, जो केवल अमेरिका के पास है। अब हुआ यह है कि अमेरिका ने जरूर उनके ऊपर वो बॉम्ब्स ड्रॉप किए हैं जिनको बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स कहते हैं, GBU-57। अभी जो इंटेलिजेंस हमारे पास है और मैक्सर की सैटेलाइट इमेजरी हमारे पास है, उससे पता चलता है कि भाई कोई केवल ऐसा नहीं कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है, लेकिन हाँ डिले हो जाएगा ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम। इसके बाद अब देखिए ईरान को भी कोई जवाब देना ही था, तो ईरान ने उसको जवाब देने के लिए पहले से कतर को बता दिया कि भाई हम आपके ऊपर 14 मिसाइल्स लॉन्च करेंगे, और उन 14 में से 13 जो थी वो टेक डाउन हो गई, एक जो थी वो दूसरे डायरेक्शन में जा रही थी, लिहाजा इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन इसी को ऑफ रैंप कहा जाता है कि जब आप काफी एक ऐसे सिचुएशन में जाते हैं मिलिट्री एस्केलेशन की, और आपको मिलिट्री एस्केलेशन को अब खत्म करना है, तो सारे जो पार्टीज हैं उनको एक फेस सेविंग चाहिए। तो इसराइल के पास तो है ही, क्योंकि ऑन पेपर तो भाई उन्होंने काफी नेस्तो नाबूद किया इसराइल, ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है उसको भी इम्पैक्ट किया। हालांकि अभी भी ईरान के पास है बैलिस्टिक मिसाइल्स, और ईरान के जो सैन्य जो क्षमता है उसको खत्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो कहीं पेपर पे लिखा नहीं है इन्वेंट्री की उसमें इतने मिसाइल्स और इतने बॉम्ब्स हैं। लेकिन फिर भी काफी हद तक उन्होंने टारगेट किया। आपको मालूम है कि ऑलमोस्ट IRGC का पूरी टॉप लीडरशिप उन्होंने खत्म कर दी। जी तो काफी सेटबैक्स लगे हैं, लेकिन लॉन्ग एंड शॉर्ट इज कि अमेरिका इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप को दिखाना है कि भाई उन्होंने ये बहुत बड़ा एक जी स्टेप लिया, और इस बिल्कुल। स्टेप के बाद ऑफ रैंप लेने की जरूरत है। तो अब ऑफ रैंप जो है सब लोग इस पे अग्री करें, लेकिन ये जो सीज फायर है मनोज जी, ये बहुत फ्रेजाइल है। जी कहीं से भी नहीं समझे कि ये युद्ध रुक गया है, किसी भी ट्रिगर पे ये दोबारा शुरू हो जी सकता है। बिल्कुल, मैं यही डीपी श्रीवास्तव जी, मैं आपसे यही समझना चाहता हूं कि ये युद्ध जो विराम हुआ है, क्या वो टिक पाएगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? क्योंकि पश्चिमी एशिया में और दुनिया के दूसरे देशों में इसको लेकर तमाम तरह की आशंकाएं अभी से हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, एक बड़ा गंभीर सवाल आपने उठाया है और जटिल भी है। अगर आप देखें युद्ध के उद्देश्य, तो वो इजराइल के उद्देश्य पूरे नहीं हुए, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा और प्रोफेसर स्वाति राव भी कह रही थी कि कुछ नुकसान पहुंचा है ईरान को, मगर वो ये नुकसान पूरा कर लेगा कुछ महीनों में, शायद साल भर में। एक तो उनके उद्देश्य पूरे नहीं हुए, इसके मतलब कि अगर जिन उद्देश्यों से उन्होंने युद्ध शुरू किया था, वो सारी बुनियाद अभी भी है दोबारा शुरू करने की। और जहां तक ईरान का सवाल है, तो उनके लिए एक उनको एक रियली हर्ट फीलिंग है, एक ग्रीव सेंटिमेंट है कि उन पे हमला हुआ। उनके न सिर्फ उनके आणविक संस्थानों पे बमबारी हुई है, उनके लोगों को मारा है, उनके IRGC जनरल्स को मारा है। और ईरान के ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमला तब हुआ जब वो वार्तालाप कर रहे थे US में से। तो ये तो एक तरह से धोखे की बात हो गई। तो उनके मन में भी बहुत अधिक आक्रोश है, और ये दोनों कारणों से ये कब ये बात दोबारा भड़क जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं। अब उसमें जहां तक नियंत्रण का सवाल है, ये दोनों पक्षों ने देख लिया है कि दोनों के पास रिटेलिएटरी पावर्स हैं। इजराइल का एयर डोमिनेशन तो था और उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है ईरान को, मगर वो ईरान के मिसाइल हमलों को नहीं रोकथाम पाए, और वो हमले आखिरी चरण में अमेरिका की बेसिस तक पहुंच गए। तो ये जो मिलिट्री कैलकुलस है, ये शायद आगे भी हर पक्ष को देखना होगा कि उनकी क्षमता क्या है और उनकी क्षमता की सीमाएं क्या हैं। जी बिल्कुल। और यही अगले युद्ध के शुरुआत को रोकने की शायद सबसे अच्छी
जी बात हो सकती है। बिल्कुल, पश्चिमी एशिया की जो परिस्थितियां रही हैं, जो इतिहास रहा है और जो स्थितियां रही हैं, खास तौर से जो अमेरिका की भूमिका है, उसको लेकर शायद कोई गारंटी दे भी ना पाए कि युद्ध विराम ये कितना चलेगा, कितना नहीं चलेगा, कितना टिकेगा। लेकिन डॉक्टर स्वाति राव जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, खास तौर से अगर भारत के संदर्भ में हम जानना चाहें, क्योंकि दोनों देशों के साथ, इजराइल के साथ भी और ईरान के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, और जो युद्ध विराम हुआ है उसके संदर्भ में दुनिया पर क्या इसका असर पड़ेगा, क्या इसके संकेत होंगे, क्या इसके संदेश होंगे? देखिए, पहली चीज भारत के संदर्भ में बात करते हैं, उसके बाद हम इसके जी ग्लोबल फैक्टर्स को देखेंगे। देखिए, भारत के लिए क्या है कि बात बिल्कुल सही है कि भारत की जो पॉलिसी है मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया जिसको भी हम कहते हैं, वो मल्टी अलाइनमेंट की रही है। हम बैलेंस करते रहे अपनी टाइज को, और ट्रेडिशनली भी हमारी नीति यही रही है। अगर आप मुझसे मतलब पिछले कुछ सालों में अगर डेवलपमेंट देखें तो ये बात सच है कि अगर आप देखेंगे तो इजराइल, यूएई, सऊदी अरेबिया, इनके प्रति जो हमारी विदेश नीति और हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं वो थोड़े हमें ज्यादा झुके हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जी उसमें मतलब वेटेज इज मोर। ईरान की जहां तक बात है, देखिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। ईरानियन, यहाँ पे मैं ईरानियन रेजिम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ईरान की ज्योग्राफी की बात कर जी रही हूँ। उसके तीन चार कारण हैं। पहला कारण तो बड़ा ऑब्वियस कारण है कि देखिए ईरान हमारा इंपॉर्टेंट ऑयल एनर्जी सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट था जब डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस नहीं लगाए थे उसके पहले। लेकिन ईरान हमारे लिए, देखिए चाबहार में हमने इन्वेस्ट कर रखा है, 2 टर्मिनल्स हैं उसमें से एक पे हमने काफी हमने इन्वेस्ट किया है। जो शाहिद बेहिस्त है वहां पे हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं। हम इतने दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि हम आईएनएसटीसी जो हमारा एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो मुंबई से शुरू होकर उसके बाद फिर पर्शियन गल्फ में ईरान से होते हुए उसके बाद फिर ऊपर जाता है और पूरा मॉस्को तक जाता है अजरबैजान के थ्रू। तो उसमें हम दो कोशिशें कर रहे हैं, एक तो हम चाबहार को कनेक्ट कर सकें एक रेल लिंक के थ्रू साइनएसटीसी से, और दूसरा हम अर्मेनिया को उसमें शामिल कर सकें। तो ये सब हम कोशिश कर रहे हैं। फिर ईरान ही हमारा वो रास्ता है जिसके थ्रू जब वहां पे स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं होगी तो फिर हम अफगानिस्तान और उसके आगे सेंट्रल एशिया को कैसे एंगेज करेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान को बाईपास करना चाहते हैं। अफगानिस्तान की जो डिपेंडेंस है कराची पोर्ट पे इस वक्त पाकिस्तान जी में, उसको कम करने के लिए इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान का एक ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम एक्चुअली अफगानिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स वगैरह हैं उसको हम चाबहार से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से कई सारे रेलेवेंट पॉइंट्स हैं। और ये आप इसके अतिरिक्त जो भारत की पूरी पाकिस्तान पॉलिसी है ना, वहां से जो हमारे जो ऑपरेटिव्स हैं वो ईरान में स्थित है, वहां पे मौजूद रहते हैं। जी तो इन सारी चीजों के मद्देनजर ईरान की ज्योग्राफी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जहां तक रेजीम की बात है, देखिए अगर आपने ध्यान से देखा हो तो भारत ने इसके ऊपर कोई किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। रेजीम का फॉल होना नहीं होना मतलब हम वहां पे नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, जी और हम ऐसी सिचुएशन चाहते हैं जहां पे भाई सैंक्शंस वहां से हट सके ताकि हम एक अपना मल्टी अलाइनमेंट कर सके। तो ईरान की इंपॉर्टेंस तो है ही, उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि इजराइल, यूएई, सऊदी अरेबिया ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट जी पार्टनर्स हैं। स्पेशली यूएई जो उस रीजन में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इजराइल के साथ तो हमारा पूरा डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, और आईमेक में हाइफा के थ्रू जो हमारा जी दूसरा जा रहा है। हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं पर हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, हम इससे दूर रहे हैं। ठीक, अगर आप दुनिया के ऊपर क्या इंपैक्ट है मनोज जी उसके बारे में बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे शेड्स हैं। जैसे कि जो एक टोटल मिलिटराइजेशन है दुनिया का, वो इट इज अ डेंजरस प्लेस। अब आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो फोकस है, अगर उस पे प्रेशर है, ईरान अगर किसी उसके चलते ईरान या फिर कोई प्रॉक्सी जैसे हूतीज, अभी हूतीज ने रेड सी में जो, देखिए आप ऐसा समझ लीजिए कि बीच में एक मतलब लैंडमास है। एक तरफ आपको यमन में रेड सी की तरफ का रीजन दिखाई पड़ता है और दूसरी तरफ आपको बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिखाई पड़ता है। तो रेड सी ऑलरेडी सारी शिपिंग रूट्स वहां से जो है वो रीराउट कर दिए गए हैं, क्योंकि रेड सी में हूतीज ने काफी मेनेस मचाया हुआ है। अगर ये सिचुएशन स्पाइरल आउट होती है, कंट्रोल के बाहर जाती है, तो ईरान तो स्टेट एक्टर है, लेकिन याद रखें कि ईरान के पास एक बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉक्सीज भी हैं, जिसमें से हमें बड़े बड़े प्रॉक्सीज जो हैं वो अभी डेसिमेट हुए हैं, जैसे हमास, हिजबुल्लाह है। इसके अलावा जो शिया मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, शिया मिलिटेंट ग्रुप्स इराक में हैं, सीरिया में हैं, बहरेन में हैं, इसके अलावा हूतीज हैं। अगर ये कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की शिपिंग पे प्रॉब्लम आती है, तो भारत के और बाकी दुनिया के बहुत सारे इंटरेस्ट उससे सफर होते हैं। जी अगर इस
कोई ऐसा अटैक होता है मान लीजिए जिससे, अभी तो अमेरिका ने जब ये बॉम्ब्स गिराए थे GBU-57, तो उसके पहले अगर आपने सैटेलाइट इमेजरी देखी हो तो उसके एक दिन पहले ईरान ने सारा एनरिच्ड यूरेनियम, कई सारी ट्रक्स की हमें वहां पे आवाजाही दिखी, तो वो उन्होंने वहां से हटा लिया। लेकिन अगर किसी न्यूक्लियर एक्सीडेंट की सूरत बनती है जहां एनरिच्ड यूरेनियम पर कोई अटैक होता है, तो वो सबके पूरे रीजन के लिए जी डिस्टेबलाइजिंग है। बिल्कुल, बिल्कुल स्वाति जी। अगर बात दुनिया पे असर पड़ने की जाए तो पश्चिमी एशिया के देशों के बीच क्या असर इसका होगा, एक महत्वपूर्ण पहलू वो है। दूसरा, रूस चीन के जो ईरान के साथ संबंध हैं वो अपने में एक महत्वपूर्ण है। ईरान पर अमेरिका के हमले से पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख का अमेरिका जाना और डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करना, इसकी भी भूमिका एक बहुत बड़ी है। लेकिन मैं डीपी श्रीवास्तव जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि अगर हम ईरान इजराइल युद्ध विराम की बात कर रहे हैं तो भारत की ओर से जो प्रारंभिक एक टिप्पणी आई है उसके अनुसार, विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत ने स्वागत किया है और भारत ये बातचीत कहता रहा है कि बातचीत और कूटनीति के अलावा कोई विकल्प नहीं है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत इन प्रयासों में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है और आशा करता है कि सभी संबंधित पक्ष स्थायी शांति और स्थिरता की दिशा में काम करेंगे। आप कैसे देखते हैं भारत की भूमिका को, क्योंकि दोनों देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं? देखिए, जो विदेश मंत्रालय का जो स्टेटमेंट आपने जिक्र किया जी, उसका तो हम जरूर स्वागत करेंगे। युद्ध विराम जरूरी है हर पक्ष के लिए। इस युद्ध से तीनों पक्षों को नुकसान हुआ, किसी को फायदा नहीं हुआ है। लेकिन मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। आपने जो 3 बातें कही शुरू में, एक तो इस युद्ध से जो अरब देश हैं उनके रजीम्स पे असर पड़ेगा, क्योंकि वहां जो लोग हैं उनमें बड़ा आक्रोश है इजराइल के खिलाफ, और वो चाहेंगे कि उनकी सरकारें उसका विरोध और करें। तो इससे एक वहां एक कश्मकश है। दूसरा, आपने जो कहा वो बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें पाकिस्तान की भूमिका क्या रही है। पाकिस्तान ने ईरान के पीठ में छुरा भोंक दिया। वो जिस समय अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा था और बमबारी बढ़ा रहा था और अंत में जाके खुद जुड़ गया, उस समय उनके सेनाध्यक्ष, जो पाकिस्तान में, जैसा आप जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वो वहां पे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में उनका स्वागत किया जा रहा था। ये बड़ी अभूतपूर्व चीज है। सेनाध्यक्ष से अमेरिकन राष्ट्रपति नहीं मिलते हैं, तो उसमें जरूर कुछ लेन देन हुआ है। और ये लेन देन आज की बात नहीं है, ये शुरू हो गया था। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका ने, IMF ने $1.4 बिलियन की राशि दी है। तो ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की नज़र से अगर आप देखें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि आगे पाकिस्तान को इन सेवाओं के एवज में क्या मिलता है और उसका वो क्या, कैसे उसका इस्तेमाल सिर्फ वो हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ करते हैं। लगता है कि ईरान इजराइल के बीच जो युद्ध विराम हुआ है और अमेरिका ने जिसको लेकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हालांकि कतर का भी ये दावा है, ये उसकी भूमिका भी एक महत्वपूर्ण रही है। इस तरह की खबरें भी उभर कर सामने आई हैं। बहरहाल ये पश्चिमी एशिया के लिए, दुनिया के लिए ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम होना एक अच्छा संकेत है, सकारात्मक संकेत है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री दुनिया में शांति की बात कर रहे हैं, शांति के साथ विकास का संदेश दे रहे हैं और भारत ने शांति प्रयासों के लिए अपनी भूमिका पर हमेशा आगे खुद को रखा है। आप दोनों ने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।